असम में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के अलग अलग इलाके जो हैं वो सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग बाढ़ से बचकर निकल रहे हैं वो लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है, संभाल लिया है, ताकि कुदरत की इस आपदा से हर एक जिंदगी को सुरक्षित बचाया जा सके। कुदरत के कहर के बीच जिंदगी की जंग जारी है। सैलाब से खुद को बचाने के लिए जिंदगी पानी पर तैर रही है। सुरक्षित ठिकाने के तलाश में लोग पानी के दरिया को पार करने में जुटे हैं। कोई लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर महफूज ठिकाने की ओर जा रहा है तो कोई पैदल ही पानी के बीच रास्ता बनाता चल पड़ा है। इस मासूम को देखिए, पानी की थाह लेने के लिए ये लकड़ी का सहारा ले रहा है। बांस की लकड़ी को पुल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी का सहारा ले रहे हैं ताकि एक दूसरे का हाथ थामे पानी के तेज रफ्तार का मुकाबला कर सके, सैलाब से सुरक्षित बाहर निकल सके। हाहाकारी सैलाब से बचाने की जद्दोजहद जारी है। एक एक जिंदगी बेशकीमती है, एक एक जान अनमोल है। लिहाजा लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए देवदूतों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बक्सर जिले में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने में सेना जुटी हुई है। एक एक घर से लोगों को निकालकर नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चलने फिरने में असमर्थ एक बूढ़ी महिला को जवानों ने सीढ़ी पर बिठा लिया, कंधों पर बिठाए गलियों के बीच से निकलते हुए दूर खड़ी नाव तक ले गए और बाकी लोगों के साथ सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। असम के बोंगाई गांव में एनडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया। बाढ़ के पानी के बीच टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। ये जवान न सिर्फ इंसानों को बचा रहे हैं बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। ये जलदूत। असम से लेकर त्रिपुरा तक सैलाब संकट बनकर सामने आया है। नदियां उफान पर हैं। ब्रह्मपुत्र, बेकी, मानस, कोपिली, जिया भराली, तकरीबन सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का पानी अपनी मर्यादा तोड़कर शहरों और गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। असम के 33 जिले में अब तक 42 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते असम में कई घर तबाह हो गए, सड़कें पानी में डूब गई हैं। घरों के चारों ओर पानी ने पहरा डाल दिया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या हो रही है। अपने अपने घरों में बंधक बन चुके हैं। 3 दिन से हम पानी के अंदर ही है। पूरा गांव में पानी मतलब 3 फीट 4 फीट ऐसे हाईवे के ऊपर में तो 2 फीट करके है। हमारे घर में तो हम घुस नहीं सकते। गांव में तो बहुत पानी है। अभी 5-6 दिन हो गया। गांव में बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी हालत तो सर बहुत ही खराब है। आप देख रहे हैं पानी जिस तरह से बढ़ रहा है। आज कम से कम 7 दिन हो गया है, अभी तक राशन भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। हाल तो एकदम खराब हो गया। पानी पूरा घुस गया, घर में पूरा अंदर घुस गया पानी। सब सड़क में आ गया आदमी लोग। वो बरबिल्ला है, उधर सामने एक गांव का नाम है बरबिल्ला। उधर का लोग तो पूरा खराब हो गया, जीना मुश्किल हो गया। त्रिपुरा का हाल भी बेहाल है। राज्य में 10,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। हावड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि बाढ़ का प्रकोप पश्चिमी त्रिपुरा जिले में अगरतला और उसके पड़ोस तक ही सीमित है। अगरतला में बाढ़ प्रभावित लोगों ने 34 राहत शिविरों में शरण ली है। लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए लगातार मुनादी करवाई जा रही है। बाढ़ की वजह से असम और त्रिपुरा के कई इलाकों में हालत गंभीर है, लेकिन इस बात की उम्मीद है, एक भरोसा है कि किसी भी विकट स्थिति से बचाने के लिए जलदूत मुस्तैद है। अपनी जान पर खेलकर ये उन्हें बचा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, असम के जो तमाम हालात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वही एक एक करके आपको बयां करने जा रहे हैं। असम बाढ़ के संकट से लगातार जूझता जा रहा है। लाखों लोगों को घर बार भी छोड़ना पड़ा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे असम में हमारी सेना एक एक करके एक एक जिंदगी को बचाने में जुटी हुई है और ये मिशन 24/7 लगातार जारी है। असम में बाढ़ से करीब 42 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अदिति।
कोपली नदी इस वक्त बाढ़ के निशान से सबसे ज्यादा ऊपर बह रही है और ब्रह्मपुत्र बेकी मानस नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। जी हां, देखिए सबसे ज्यादा बारपेटा जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है। राज्य में 1.56 लाख लोगों को 541 राहत शिविरों में रखा गया है। जी हां, असम के 7 जिलों में सेना का बचाव अभियान जारी है। राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाने में जुटी है सेना के जवान और ये दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए गंभीर रोगियों, बुजुर्गों की जान बचाने में भी जुटी सेना के जवान जी जान से लगातार काम कर रहे हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, इनको प्राथमिकता दी जा रही है और प्राथमिकता के आधार पर ही सुरक्षित ठिकानों पर इन सभी को भेजा जा रहा है। और अब तक सेना ने 4500 से ज्यादा लोगों को बचाया है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राज्य में लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। तो बता दें आपको, असम में बाढ़ से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है, लेकिन प्रशासन ने इन बेजुबानों को बचाने की कवायद भी की है। तमाम जंगली जानवर बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों से उनकी टक्कर ना हो, इसके लिए सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। असम एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। ऐसे में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से बचने के लिए जानवर ऊंची जगह जाकर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से पिछले दिनों कई जानवरों की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वन्य विभाग के साथ मिलकर शानदार पहल की है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही स्पीड कम करने की हिदायत दी गई है ताकि किसी जानवर को रोड पार करते समय कोई नुकसान न पहुंचे। दरअसल काजीरंगा में इस मौसम में जानवरों का हाईवे पार करना और बाढ़ के दौरान पहाड़ियों की ओर बढ़ना आम बात है। वाहन चालक अक्सर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में वाहन चलाने के लिए वन और परिवहन विभागों द्वारा लगाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसको लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। और चलिए असम के बाद अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जिसे हर रोज घंटों ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। लेकिन प्रगति मैदान टनल के उद्घाटन के बाद आज टनल के पब्लिक ट्रायल का दिन है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया, जिसके बाद इसे पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस अंडरपास को खास चित्रकारी से सजाया गया है। पूरा कॉरिडोर सीसीटीवी कैमरा से लैस है और आधुनिक तकनीक के साथ इसका निर्माण किया गया है। पानी की निकासी का खास इंतजाम है। हफ्ते के पहले दिन ट्रैफिक ज्यादा रहता है, इस लिहाज से देखा जाए तो आज इस अंडरपास का असली ट्रायल का दिन भी है। जी और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रगति मैदान ट्रांजिट कॉरिडोर दिल्ली की रफ्तार को नया आयाम देगा और दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए खुल गए हैं और सबसे खास बात यह है कि इन टनल और अंडरपास के खुल जाने से दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को अब ट्रैफिक की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन पीक आवर्स के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या होती है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब इस टनल की यदि हम बात करें तो इसे खास तौर पर 6 कॉरिडोर की लेन वाली टनल है और साथ ही साथ कॉरिडोर की मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरते हुए पुराना किला रोड होते हुए रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। इसके जरिए प्रगति मैदान की विशाल बेसमेंट पार्किंग तक भी पहुंचा जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि प्रगति मैदान कॉरिडोर बनने के बाद अनुमानित 16,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल उत्सर्जित कम होगा, यानी कि प्रति कार के हिसाब से ईंधन की बचत प्रति वाहन प्रति घंटे 600 मिलीलीटर होगी। और इस टनल की सबसे खास बात यह है कि इसे सभी तरह से आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सीसीटीवी से लैस है, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी दिया गया है और आप देखिए इनकी दीवारों पर जिस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिस तरह से इन दीवारों पर उकेरा गया है, ये भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। और कहा जा रहा है कि हर एक दीवार पर अपने आप में एक अलग तस्वीर बनाई गई है, हर एक पिलर पर अलग रंग से यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है। और इसी तरह की टनल जो है ये काफी लंबी टनल है जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ेगी और दिल्ली एनसीआर वासियों को ट्रैफिक से बचने में मदद करेगी। कैमरा पर्सन मनीषा के साथ दिल्ली से तीसरी पुरंदरे। बता दें आपको खास बात यह है कि प्रगति मैदान टनल के शुरू होने से इस रूट पर बरसात के मौसम में जल जमाव से लोगों को राहत मिलेगी। बारिश के पानी से निपटने के लिए खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। देखिए क्या खासियत है इसकी।
तकरीबन 1.5 किलोमीटर की ये पूरी टनल है जो कि प्रगति मैदान से रिंग रोड, आश्रम, अक्षरधाम, नोएडा, गाजियाबाद जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देगी। इस पूरी टनल में बहुत ही सुंदर तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पूरे कॉरिडोर की जितनी भी दीवारें हैं उन पे अलग अलग तरीके की कारीगरी भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो हर दूरी पर आपको सीसीटीवी कैमरा जो है वो यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही पूरे मार्क्स नजर आएंगे कि अगर आपको किस रूट पर जाना है, अगर आपको प्रगति मैदान का रास्ता लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिंग रोड जाना है तो आप जा सकते हैं। लंबे वक्त से प्रगति मैदान, रिंग रोड, इन तमाम हिस्सों के अंदर जाम की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस कॉरिडोर का उद्घाटन होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ लंबी लंबी जाम की कतारों से भी लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से साउंडलेस रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बारिश के दिनों में अक्सर दिल्ली की तमाम सड़कों पर और जितने भी अंडरपास होते हैं उन पे जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन इस पूरे कॉरिडोर में बारिश के पानी के लिए भी अलग व्यवस्था जो है वो की गई है। चलिए, प्रगति मैदान कॉरिडोर के बाद अब बात जरा योगा की कर ली जाए, क्योंकि कल योग दिवस है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरी दुनिया में इसकी तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कोरोना काल के 2 साल के बाद मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार और भी भव्य, ऐतिहासिक हो, इसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के मुरादाबाद और अयोध्या के साथ ही अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और लेबनान में योग दिवस की तैयारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत में योग दिवस को लेकर केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी 29 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अलग अलग स्थानों पे मौजूद रहने वाले हैं। इस बार योग दिवस पे खास तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए भी की गई है कि कोरोना काल में 2 वर्षों तक योग दिवस नहीं मनाया गया था, लिहाजा प्रधानमंत्री सहित सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहेंगे और आम लोगों के साथ योग करेंगे। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत केंद्र के 75 मंत्री देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर योग दिवस में भाग लेंगे। देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में ऐतिहासिक मैसूर पैलेस मैदान में 15,000 लोगों के साथ योग करेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। बता दें आपको, प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पे हैं, जहां वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पे सूबे को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में योग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। बीते एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों में दर्जनों कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं और अब वो कर्नाटक का रुख करने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में 27,000 करोड़ रुपए की कई रेल, सड़क से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जाहिर है, ये परियोजनाएं प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखने में मददगार होंगी। अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। बागची पार्थसारथी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का दौरा करेंगे। बेस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राष्ट्र को 150 IT हब समर्पित करेंगे। 2 दिन के कर्नाटक में सबसे अहम होगा PM 27,000 की जिन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले हैं, उसमें रेल और सड़क से जुड़ी योजनाएं हैं। PM नागनहल्ली रेलवे स्टेशन पर कोचिंग टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा PM मोदी मैसूर में ही सुत्तूर मठ भी जाएंगे, जिसके बाद वो चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग में शिरकत करेंगे। ये गार्जियन योग रिंग कार्यक्रम का भी हिस्सा है।
जो 89 देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच एक सहयोगी अभ्यास है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में सबसे खास होगा योग दिवस का वो कार्यक्रम जिससे न केवल पूरा हिंदुस्तान जुड़ेगा बल्कि दुनिया भी जुड़ेगी। वैसे भी बेंगलुरु की पहचान आईटी के सेक्टर में सबसे बड़ी है और अब इसमें योग का नया टैग लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए योग दिवस के बाद अब बात कर लेते हैं। 28 जुलाई से शुरू होने वाले चेस ओलंपियाड के लिए इस बार टॉर्च रिले की शुरुआत हुई। अभी तक सिर्फ ओलंपिक खेलों के लिए ही टॉर्च रिले की परंपरा थी, लेकिन इस बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी करने के साथ हिंदुस्तान ने टॉर्च रिले की एक नई शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले को लॉन्च किया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये पहली बार हो रहा है जब चेस ओलंपियाड से पहले इस तरह टॉर्च रिले निकाला जा रहा है। अभी तक ओलंपिक खेलों में ही ऐसा होता था, लेकिन इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू किया है। इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पहली बार है जब भारत इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। हमें गर्व है कि ये खेल अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। आज शतरंज फिर अपने जन्म स्थान में वापस लौटा है। हमारे पूर्वजों ने चतुरंग या शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया। भारत से होते हुए शतरंज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और खूब लोकप्रिय हुआ। 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन इस साल भारत में 28 जुलाई से होना है। रिजर्व में अनोखा सा नजारा देखा गया। कैमरा में कैप्चर हुआ। कैमरा के दरअसल एक फ्रेम में ही यहाँ राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी दोनों साथ में दिख गए। किसी पर्यटक ने अनोखे से नजारे को कैमरा में कैप्चर कर लिया। आप भी देखिए। बाघ और मोर को एक साथ देखने की कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन अगर ये हकीकत बन जाए तो कहना ही क्या। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया, जब कैमरे में राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर एक साथ नजर आए और दोनों का अंदाज भी कुछ ऐसा कि दिल खुश कर जाए। देखिए कैसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच बाघ बड़े आराम से बैठा है, तभी उसके सामने से चहलकदमी करते हुए एक मोर गुजरता है। पहले तो बाघ मोर की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही मोर पास आता है बाघ अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, जैसे जता रहा हो कि डरने की कोई बात नहीं है। और मोर के सामने से गुजरने के फौरन बाद बाघ फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। बाघ और मोर की ये अनकही दोस्ती सबका दिल जीत रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व खास तौर से बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों पर इन दिनों मौसम सुहाना हो गया है। प्री मानसून की बारिश तो हो ही रही है। हेमकुंड साहिब समेत चमोली की तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। अमूमन जून के शुरुआती दिनों में ऐसी बर्फबारी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जून का आधा महीना बीत चुका है और अब भी बर्फबारी जारी है। पिछले 3 दिनों से यहाँ बर्फबारी हो रही है और आज की अब तक की करीब 1 फीट के करीब की बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है। बर्फबारी और बारिश की वजह से सर्दी भी यहाँ पर जमकर पड़ रही है। हालांकि बारिश अपने साथ मुसीबतें भी कम नहीं लेकर आई। बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ में लगातार मूसलाधार बारिश होने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और रास्तों पे पहाड़ों से पत्थर मलबा गिर रहा है, जिससे यात्रियों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर रोक लिया गया। बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर और गोविंद घाट में इस समय भारी बारिश के चलते और मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते आवाजाही रोक दी गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाईवे खुलते ही आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। देखिए, अगर कोई सीखने के लिए दृढ़ है और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है तो उम्र भी बीच में बिल्कुल नहीं आती। बढ़ती उम्र में 10वीं पास कर कमाल करने की 2 तस्वीरें ठीक आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई की। मुंबई में 50 साल के एक
बीएमसी सफाई कर्मी की, जिन्होंने इस उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर अपना हौसला दिखाया। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी की एक पूर्व मेयर की तस्वीर है, जिन्होंने 55 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास करके कमाल कर दिया है। ये दोनों ही हौसले की मिसाल बन गए हैं। दोनों यही संदेश देते हैं कि किसी भी उम्र में कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, और अगर सफलता आप हासिल करना चाहते हैं तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं। किसी आईपीएस को आपने इस तरह के अनूठे अंदाज में देखा नहीं होगा। ये है गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज, जो फिटनेस के मामले में अव्वल हैं। रविवार को तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। एसएसपी मुनिराज ने 5-7 नहीं बल्कि पूरे 85 किलोमीटर साइकिल चलाई। एसएसपी गाजियाबाद ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाई और पूरे 85 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इस सफर में उन्होंने रास्ते में ड्यूटी कर रहे सिपाहियों से मुलाकात की। बहरहाल एसएसपी की फिटनेस के सब कायल हो गए हैं। अब जादू का ये खेल देखिए, बुलंदशहर की जेल में हो रहा है। कभी गुनाह कर चुके कैदी जादू देखकर हैरान हो रहे हैं, तो जेल अफसरों ने खास पहल शुरू की ताकि कैदी डिप्रेशन में बिल्कुल न जाएं। अफसरों ने खुद बैठकर जादू के करतब देखे। जादूगरों ने कभी हाथ की सफाई दिखाई तो कभी आंखों के सामने से कुछ चीजों को गायब कर दिया। जादू के एक से बढ़कर एक करतब देखकर कैदी तनाव मुक्त दिखे। यूपी की तमाम जेलों में कैदियों को तनाव से बचाने के लिए ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कैदी टेंशन फ्री रहें तो हो सकता है कि रिहाई के बाद एक नई जिंदगी की वो शुरुआत भी कर लें। और अब बात 22 मिनट की, जिसमें एक हादसा होते होते बच गया। पटना एयरपोर्ट से स्पाइस जेट के एक विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर इस विमान के लेफ्ट विंग में आग लग गई। लेकिन किसी बड़े हादसे से पहले विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी गई और 185 लोगों की जान बच गई। 185 लोगों की जिंदगी, 22 मिनट की बेबसी, इन सब के बीच सकुशल विमान की लैंडिंग, मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने वालों की खुशी समझी जा सकती है। ये खिलखिलाहट अनहोनी के मुंह पे सलामत लौटने की है। स्पाइस जेट का विमान SG-723 में सवार मुसाफिरों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी यात्रा के दौरान क्या मुसीबत आने वाली है। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट के रनवे पर स्पाइस जेट विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान के टेक ऑफ करते ही विमान के बाएं हिस्से में आग की लपटें नजर आने लगी। आग देखते ही विमान में मौजूद मुसाफिर घबरा उठे। देखिए, जैसे ही प्लेन यहाँ से उड़ा ना, तो पहले लगा कि ये दीवार से ही टकरा जाएगा, बाउंड्री वॉल से टकरा जाएगा, ऐसा लगा। और घड़ 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 की आवाज आने लगी भरते ही, उड़ान भरते ही। उसके बाद में इसके बाएं वाले इंजन से आग निकलने लगा और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया। जितनी भी अंदर की लाइट थी उस सब में शॉर्ट सर्किट होने लगा और उसके बाद में प्लेन जो है ना ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नीचे उड़ रहा था। उसके बाद काफी यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप चुपचाप बैठे। तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, हम लोग को तो लग गया था कि इसमें आग लग गई है, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद में फिर प्लेन जो है ना ऊपर उड़ान पूरी ले नहीं रहा था, उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि हमको लगा कि फिर उसने अनाउंस ही कर दिया। हमको लगता है आरा के आसपास जाकर के उसने वापस लिया। चलिए अब बात उस पियानो की करते हैं जिसकी धुन की कहानी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इस पियानो को सुनकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की यादें ताजा हो जाती हैं। उनके पसंदीदा पियानो को दुरुस्त किया गया, जो जल्द ही रामकृष्ण मिशन स्कूल की शोभा को बढ़ाएगा। सदियों पुराने दुर्लभ पियानो से संगीत के स्वर निकल रहे हैं। पियानो की जो कंपन सालों पहले खामोश हो गई थी, उसके तारों से कसे की बोर्ड में धुन सिमट रही है। कई पीढ़ियों को खुद में समेटे इस पियानो की कहानी राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी है, जिनकी उंगलियां कभी इस पियानो के कीबोर्ड को बड़े प्यार से सहलाती थी।
जो बरसों बाद फिर से संगीत बिखेरने के लिए बेकरार है। कहते हैं सुरों का संबंध इतिहास से होता है। कोलकाता के इस छोटे से वर्कशॉप में पिछले 3 सालों से एक पियानो को ठीक करने की कोशिश की गई, जिसके ताल्लुकात सीधे एक इतिहास से हैं। ऐसे पियानो 18वीं सदी से पहले तैयार किए जाते थे, जो अब नहीं बनते, ना ही इन्हें बजाने वाले मिलते हैं। लेकिन इस पियानो के प्रति जो प्रेम रामकृष्ण मिशन स्कूल ने दिखाया, उसी का नतीजा है कि इसे पुरुलिया से वर्कशॉप में पहुंचाया गया, ताकि हुनरमंद कारीगरों की देखरेख में इस दुर्लभ पियानो को दुरुस्त किया जा सके, ताकि दुनिया इन पियानो से परिचित हो सके। ये पियानो एक्चुअली पुरुलिया से हम लोग लेके आया, पुरुलिया रामकृष्ण मिशन से पियानो लेके आया कलकत्ता में रिपेयरिंग करने के लिए लाया था। और इसका हालात ही बहुत ही खराब था, जैसी मतलब ये तो पूरा प्ले नहीं हो रहा था, पूरा चूहा खा लिया था, कॉकरोच भी अंदर में बहुत था, तो पियानो का हालात बहुत ही खराब था। तो हम लोग बहुत कोशिश करके ये नया पार्ट बनाया, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके स्टाफ लोग आना शुरू किया, उसके बाद हम लोग इसको हाथ लगाया, हम लोग अभी सक्सेस हैं। 3 साल पहले इन पियानो को कोलकाता के वर्कशॉप में लाया गया, लेकिन कोविड महामारी के दौरान इसकी मरम्मत को रफ्तार नहीं दी जा सकी, जो अब जाकर ठीक हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य प्रेमी के साथ संगीत प्रेमी भी थे, जिन्हें सुर और साज की अच्छी पकड़ थी, जिन्होंने काफी समय तक स्क्वायर ग्रैंड पियानो को अपने साथ रखा। लेकिन उनके जाने के बाद इन पियानो के हकदार गुजरते वक्त के साथ बदलते चले गए। इन पियानो को दुरुस्त करने वाले कारीगरों को ढूंढना भी किसी तपस्या से कम नहीं था। स्क्वायर ग्रैंड पियानो बनकर तैयार हो चुका है, जिसके मालिकाना हक रखने वाले रामकृष्ण मिशन स्कूल में इसे जल्द पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल ये पियानो बच तो रहा है, लेकिन 3 साल पहले ये पियानो का सुर ठीक तरीके से लग नहीं रहा था। दरअसल इस पियानो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस पियानो के ताल्लुकात बिल्कुल इतिहास से है। ये है स्क्वायर ग्रैंड पियानो, जो 18वीं सेंचुरी के बाद बनना बंद हो गया और फिलहाल कोलकाता के एक वर्कशॉप में पिछले 3 सालों से ये यहाँ पर था और एक कड़ी मशक्कत के बाद इसको ठीक किया गया है। लेकिन इसका ताल्लुकात इतिहास से इस तरीके से है, क्योंकि ये पियानो यानी ये स्क्वायर ग्रैंड पियानो जो है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वो खुद इस्तेमाल करते थे। उन्होंने शिलोंग में 3 दफे वहां पर रहे, तो उनके घर में ये पियानो था और हम समझ सकते हैं कि सारे लोगों के लिए बहुत खास है और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब फिर से वो पुरुलिया रामकृष्ण मिशन पहुंच जाएगा और वहां पर रखा जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। अरस्तु ने कहा है कि बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है।